आदरणीय सदस्यों को सुप्रभात पुनः एक बार और सुंदर इस योग की कक्षा में, योग की बेला में आदरणीय दीदी जी, किरण सक्सेना जी ने खूब सुंदर योग कराया और इसी क्रम में जबकि आज हम योगाहार के 936वें पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान से हैं और राजस्थान में एक गांव है गुड़ा कुमाऊत गांव, जिसे कि आजकल छोटा इजराइल भी कह रहे हैं और कृषि तकनीकी की दृष्टि से इसे छोटा इजराइल कहा जा रहा है। राजस्थान जयपुर में ये गांव है और वहीं से हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित होने वाले हैं आदरणीय खेमाराम जी चौधरी। और मैं अभी उनको इस आइकॉन में देख रहा हूँ और जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन के साथ परिचय कराना चाहता हूँ डॉक्टर शैतान सिंह राठौर जी का, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्य वैज्ञानिक हैं जयपुर के और उन्हीं के एस सिंह यानी अ, हमारे अ, डॉक्टर एस एस सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं और मैं आदरणीय चौधरी जी का फोन आ रहा है, मैं उनसे जुड़ता हूँ, तब तक आदरणीय जी के पास वापस आता हूँ जी। जी जैसा कि आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने बताया, यह हमारा व्यवहार कार्यक्रम में हमने 5:30 बजे से 7 बजे तक योग किया और 7 से 8:30 बजे तक हम आहार की चर्चा करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती पर चर्चा करते हैं और रोज नए योग शिक्षक के साथ हम जुड़ करके यह कार्यक्रम संचालित करते हैं। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से संचालित हो रहा है और आने वाले कोरोना काल से अभी चल रहा है। आप सबके सहयोग से, सहभागिता से यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और इसमें हमारी शारीरिक समस्या, किसी बीमारी को लेकर उसका उसका दवा, उसका समाधान, खेती किसानी से लेकर के उसकी समस्या, उसका समाधान अनुभवी किसानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। जी आदरणीय दिनेश जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जबकि हम अपने भोजन की चिंता कर रहे हैं और स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और सभी को विषमुक्त भोजन मिले और इससे हमारी स्वास्थ्य समृद्ध बने, इस कड़ी में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री खेमाराम चौधरी जी। आप उपस्थित हो चुके हैं और संजू चौधरी जी के नाम से आप उपस्थित हुए हैं। आपका फोन में थोड़ा प्रॉब्लम थी तो आप दूसरे फोन से जुड़े हुए हैं और आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं और कृषि समृद्धि के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए आपने एक मील का पत्थर गड़ा हुआ है। एक मील का पत्थर आपने मील के पत्थर जैसे कार्य किया है राजस्थान की गुणा कुमावत में, जो कि अब छोटा इजराइल के नाम से फेमस हो गया है आपके कार्यों के कारण। आप जयपुर से हैं। आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये योगाहार का कार्यक्रम आज 936वें पड़ाव को आगे बढ़ रहा है, जिसमें योग और आहार को लेकर के हम नित्य निरंतर चर्चा कर रहे हैं और जो बातें सामने आती हैं हमारे सारे किसान बंधु जो कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं, इस समय उपस्थित हैं और वो उन उपायों को, उन तकनीकों को, उन बिंदुओं को और मार्गदर्शन को अपनी खेती में और अपने भोजन और अपनी संस्कृति में अपनाते हैं। तो आपका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है और साथ में बहुत बहुत अभिवादन है डॉक्टर एस एस राठौर सर का, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर से ही हैं। उन्हीं के माध्यम से आपका परिचय हुआ है तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वार्ता में बीच में उनसे भी मिलेंगे। तो सर सबसे पहले आपके पास आते हैं और चर्चा में आप बने हुए हैं कि आपने भारत में इजराइल स्थापित कर दिया, लेकिन ये जो तकनीकी रूप से आपने जो कृषि तकनीकी के माध्यम से कृषि समृद्धि के लिए जो कार्य किया है, उससे पहले आपकी स्थिति क्या थी, अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे की योजना क्या है और कैसे आप जैसे ही हमारे अन्य किसान समृद्ध हो सकते हैं, इन बातों को लेकर हम आपके पास आएंगे और साथ में बहुत सारे किसान बंधु भी आपसे वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय आप अपना परिचय स्वयं देंगे तो हमारी वार्ता फिर आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
सर, मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम हाथ जोड़कर। और मैं एक परंपरागत खेती करने वाला किसान खेमाराम चौधरी, जो आज से 10-12 साल पहले मैं जो अपन सारे पुराने ढर्रे से खेती कर रहे थे, उसी प्रकार से मैं भी खेती कर रहा था। गरीबी में जन्म लिया, गरीबी देखी। गरीबी के अलावा हमारे पास में सपने जरूर थे, परंतु उनको पूरा करने का कोई जरिया नहीं था। तो हमने थोड़ा सा तकनीकी को, जैसे शुरू में एक नोनियो कंपनी आई थी, तो वो अपने ओपन की खेती में तरबूज लगा करके उसमें मल्चिंग विधि, जो प्लास्टिक शीट होती है बेड बना करके, उस तकनीकी से उन्होंने तरबूज करना सिखाया था हमारे को। तो हमने वो 1 एकड़ में बूंद बूंद सिंचाई, इसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर, उसका बड़ा योगदान रहा है कि उनके वैज्ञानिक हमारे को कृषि मेलों के आधार से कई नई नई टेक्नोलॉजी का जानकारी देते थे। तो उस जानकारी से हमारे को, जब हम इस टेक्नोलॉजी में गए, बूंद बूंद सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग विधि में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं होता है, और जो कीट पतंगे का प्रकोप होता है उससे भी हमारे को निजात मिली। और जो पैदावार जो हम कर रहे थे परंपरागत खेती में, उससे कम से कम 10 गुना तक उसमें ज्यादा इजाफा हुआ। तो धीरे धीरे हम सारे किसान, यहाँ के ज्यादातर 20-25% किसानों ने इस तकनीकी को अपनाया और अच्छा पैसा का सोर्स हमारे पास में मिला। और इसी के बदौलत हमारे कुछ उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी हमारे संपर्क में आए, और कुछ यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे वो भी हमारे संपर्क में रहे। तो संजोग मानता हूं कि एक किसान का सपना होता है कि वो कभी, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण से वो ज्यादातर किसानी करता है। किसान खेती का काम करते हुए अगर उसके आसमान में कोई हवाई जहाज या कोई हेलीकॉप्टर दिख जाए, तो उसका एक सपना होता है कि काश अगर मैं भी इस हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठ सकूं। तो संजोग से ही मानता हूं मैं कि एक 2012 के अंदर मेरा इजराइल नाम में चयन हुआ राजस्थान से, और मैं मंत्री समूह की साथ में मेरे को इजराइल जाने का मौका मिला। उसका श्रेय मैं सारा का सारा हमारे यूनिवर्सिटी जोबनेर और उद्यान विभाग के अधिकारियों का देता हूं कि उन्होंने मेरे को, जो मेरे में कोई भी खूबी थी उसकी बदौलत मेरे को इजराइल भेजा। हम वहाँ मंत्रियों के साथ में 15 रोज तक वहाँ ट्रेनिंग ली, और वहाँ जो हो रहा था वो अपने हिंदुस्तान से बहुत अलग हो रहा था। वहाँ बहुत अच्छे मेहनती लोग थे, मतलब टेक्नोलॉजी का, हर चीज में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। देश लौटने के बाद में सभी अधिकारियों ने बोला कि इस तकनीकी को आप भी अपनाओ। हम अपनाने में इच्छुक थे, परंतु गरीबी होने के कारण से हमारे पास में पैसा नहीं था, और पैसा नहीं होने के कारण से हम इसमें असमर्थता दिखा रहे थे। परंतु हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से मेरा बड़ा लोन होने के कारण से ही मैं इस तकनीकी में घुस पाया। क्योंकि किसान के पास में 40 लाख रुपए लगाने के लिए ना तो खुद के पास में पैसा होता है, और ना कोई बैंक उस टाइम पर लोन देता था। परंतु संजोग से मेरा लोन हुआ 10 लाख रुपए का, और 75% उस टाइम पर इसमें सब्सिडी थी। तो मेरे को 10 लाख रुपए का लोन हो गया, और 30 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। वो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसको चलाना बहुत मुश्किल काम था। तो कुछ दुविधाएं भी आई, कुछ परेशानियां भी आई, परंतु हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग और जोबनेर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तहे दिल से लग करके, उनका भी एक सपना था कि अगर ये किसान सक्सेस हो गया तो अपना एरिया हो सकता है कि अलग रूपरेखा ले ले। तो मैं आपको तहे दिल से सही बात बता रहा हूँ कि मैं परंपरागत खेती करने वाला किसान जब इस तकनीकी में घुसा, तो मतलब घुसने के बाद में 3 महीने बाद में मैंने इस तकनीकी को लगाने के बाद में मैंने पहली फसल खीरे की लगाई, और उस खीरे की फसल में 3 महीने में मेरे 13,60,000 रुपए की पहली फसल हुई। तो वो मेरे वो खुशी के दिन थे कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना पैसा मेरे को इसमें मिल सकता है।
मतलब मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के किसी भी किसान को 1 एकड़ के अंदर 3 महीने में 13,60,000 रुपए की आज दिन तक कोई इनकम नहीं हुई होगी। और उसके बाद में तो हमारे भी पंख लग गए, अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने भी देखा, और सब लोगों ने आज ये मिनी इजराइल आपके सामने कई यूट्यूब पर भी बताते हैं, कई पेपर में भी आया है, कई मीडिया में भी चल रहा है। तो ये झूठ नहीं है, ये सच है, और ये सच टेक्नोलॉजी में घुसने से ही संभव हुआ। अगर हम इस टेक्नोलॉजी में नहीं घुसते तो मेरे हिसाब से आज मैं भी आपके सामने यहाँ नहीं होता। तो ये सारा का सारा श्रेय हमारा किसाना का तो है ही है, परंतु इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का, जो आज 2012 में जो एक दिया जलाया था उसको हमने निरंतर बढ़ाते रहे, और आज हमारे इस 4 किलोमीटर के दायरे में 800 एकड़ में संरक्षित खेती हो रही है। और वो क्रांति आ गई है कि इतना बिजनेस मिल गया लोगों को कि हर सेक्टर में बिजनेस मिल रहा है, अलग अलग कंपनियां आ रही है, हर सेक्टर में बीज से लेकर के, सीड से लेकर के, खाद से लेकर के, केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल दवाइयों से संबंधित या बायोलॉजिकल कंट्रोल, सभी से संबंधित सारी कंपनियां हमारे से जुड़ करके हमारे जो भी किसान भाई हमारे क्षेत्र के हैं वो तो फायदा ले ही रहे हैं, परंतु हमारे क्षेत्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, ज्यादातर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद यूपी के किसानों का दूंगा, क्योंकि यूपी के किसान ऐसा दिन नहीं होता है कि हमारे इस क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आते। और हमने भी एक जूम आईडी बना रखी है, क्योंकि हमने अभी एक एफपीओ बनाया है, तो उसमें हमारे कुछ रिटायर्ड अधिकारी उद्यान विभाग के भी उसमें शामिल है, और हमारे जो वाइस चांसलर बलराज सिंह जी जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उनके कोऑर्डिनेट में हम ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इसके संरक्षक है वो डीआर मेहता, जो जयपुर फुट के नाम से महावीर विकलांग समिति, एक 90 साल की उम्र के आदमी मेरे से 2 साल पहले यहाँ आकर के मिले थे यूट्यूब के माध्यम से ही। आज वो हमारे इस एफपीओ के बहुत बड़े दाता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2 साल में 4 पोली हाउस लगा करके जो हम ही इनकम ले रहे हैं वो भी उतनी इनकम ले रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तकनीकी है, परंपरागत खेती तो हम भी कर रहे थे, हमारे हिसाब से हमारे बुजुर्ग की 7 पीढ़ियां खत्म हो गई, परंतु कभी भी इस खेती से उनको कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ, उनका पेट ही भरता था। परंतु ये तकनीकी में घुसने से आज हमारे इस क्षेत्र में आप या वीडियो के माध्यम से देखना या कोई किसान यहाँ आकर के देखता है, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे बलराज सिंह जी ने बोला है वीसी साहब ने कि हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं यहाँ, जो कई किसान दूर दूर से आते तो निराश हो जाते हैं। हमारे गाँव में है, अभी कोरोना के बाद में कई हमारे जो बसें चलती थी वो भी बंद हो गई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई भी अगर किसान यहाँ आए तो हम थोड़े दिनों में आपके लिए हम ये सुविधा चालू कर रहे हैं कि यहाँ रहने करने ठहरने की सारी सुविधा हो। और उसके बाद में जो, क्योंकि गलती करते हैं किसान शुरू में, कई कमियां होती है किसानों में कि उनकी पैदावार घटने का कारण होता है कि उनके जमीन का पीएच ईसी का उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी जमीन का पीएच और ईसी क्या होता है। तो सारी चीजें अपन ए से लेकर के जेड तक जब तक अपन पूरी सावधानी या पूरी जो अपने जमीन से धरती से संबंधित या अपन खुद कमियां जो देखा देखी जो पुराने ढर्रे से खेती कर रहे थे, तो किसी को यही पता नहीं होता है कि अपने जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है फिर भी अपन नाइट्रोजन दे रहे हैं, या किसी को यही पता नहीं है कि फास्फोरस या पोटाश की मात्रा कम है तो वो दे। तो सिस्टम है आजकल तो ऐसे जमीन को या पानी को चेक करने के इनपुट भी आ गए हैं कि अपने घर बैठे ही अपनी जमीन और पानी को चेक करके कौन से पोषक तत्व की कमी है उसकी अपन पूर्ति कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने हमारे को इसमें जोड़ा है तो मैं हिंदुस्तान के जितने भी किसान हैं मैं उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गरीब किसान कभी सोचता ही नहीं था कि मेरा कभी लाखों का या करोड़ों का सपना पूरा होगा, परंतु आप यहाँ आकर के देख लीजिएगा कि मैं अकेला किसान नहीं हूँ, कम से कम हमारे यहाँ 150 किसान ऐसे मिल जाएंगे जो हर साल का करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। और ये हमारा ही अधिकार नहीं है, देश के सभी प्रदेश के किसानों का अधिकार है कि वो भी इस टेक्नोलॉजी में घुसे और उनके भी सपने पूरे हो। मैं जो परंपरागत या पुराने ढर्रे से खेती कर रहे हैं उसमें तो अपन को टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा, उस सिस्टम से अपन रहेंगे, क्योंकि पानी नहीं है हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल पानी ना के बराबर है।
जीरो पानी हो गया, फिर भी हमारे पैदावार कितनी अच्छी हो रही है। जो वर्षा जल होता है, सब किसानों ने पास में लगता हुआ फार्म पॉन्ड बना रखा है, सब ने उस पानी को इकट्ठा करके उसी को बूंद बूंद के सिंचाई में काम में ले रहे हैं। तो ये भी एक अलग से क्रांति आ गई कि हम पहले बरसात के ऊपर निर्भर रहते थे, आजकल ना हमारे अंडरग्राउंड पानी है। पंजाब, हरियाणा, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत अथाह पानी है, परंतु फिर भी ना के बरोबर पैदावार होती है, क्योंकि वो गन्ना, धान या चावल पे ही रहते हैं। अब उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता। क्योंकि जब हम इजराइल में थे तब हमारे को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब हमारे मंत्री जी ने बोला कि बेटा ये 20-20 लाख रुपए की पैदावार होती है, इसमें रुपए लगते हैं। तो हमने भी देखो उस टाइम पर झूठ ही माना था कि ये इजराइल वाले झूठ बोल रहे हैं, परंतु जब हमने यहाँ किया और जब पैदावार ली, तब जाकर के हमने माना कि इजराइल वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर तकनीकी को सदुपयोग में ले तो हर चीज संभव हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई आपका और भी कोई सवाल हो तो उससे जुड़ा हुआ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जी, 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 आदरणीय। सर, बहुत सारे प्रश्न अभी हमारी आदरणीय सदस्यों के पास होंगे। उनसे पहले कि प्रश्न रखें, ये बात भी मन में आती है कि आज किसान 2 बातों पर ध्यान देना चाहेंगे कि एक तो आज के दौर में जबकि अधिकतर जो खाद्यान्न हैं, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, सब विषैली हो रही हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी धरती पर और हमारी खेत की मिट्टी पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है, खराब हो रहे हैं सब। दूसरा, किसान के पास, जैसे आपने कहा कि किसान कभी सोचता ही नहीं है या सोच ही नहीं सकता है कि हम इतना समृद्ध बन सकेंगे इस खेती परंपरा से। लेकिन आप कैसे बैलेंस करते हैं कि आप बहुत अच्छी ढंग से उत्पादन भी कर रहे हैं और उत्पादन के साथ-साथ उन उत्पादों को विश्व मुक्त भी कर रहे हैं? ये इस जटिल प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? सर, ये बड़ी चीज नहीं है कि अपन केमिकल को छोड़ना, परंतु मैंने 2 साल पहले कोशिश की कि मैं इस केमिकल से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि केमिकल हम देते हैं तो हमारे को भी बड़ा दुख होता है। परंतु कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि इन्होंने खुद खाने के लिए अलग से फसल लगाते हैं, जबकि मैं अलग से कोई फसल नहीं लगाता, मैं उसी में खाता हूँ। और मैं ज्यादातर, मैं आपको बता दूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि अभी हमारे रैंडम सैंपल लिए गए थे, क्योंकि डर हमारे को भी था कि हम, क्योंकि हर कंपनी, अब इतनी कंपनियां हो गई कि बार बार में कंपनी आ रही है कि ये केमिकल इसमें स्प्रे करो, इससे ये कंट्रोल कीट नहीं होगा। तो हमारे रैंडम सैंपल लिए गए थे, तो उनमें मैं आपको विश्वास से दिलाता हूं, या मेरी रिपोर्ट दिखा दूंगा मैं आपको, कि हमारे क्षेत्र के किसी भी किसान का सैंपल, मतलब रेजिडी फ्री के अलावा नहीं आया। सारे के सारे सैंपल हमारे रेजिडी फ्री थे। तो मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि बायोलॉजिकल करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बायोलॉजिकल बहुत अच्छी चीज है, और हम इससे जुड़े हुए कई मतलब जो केमिकल, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल फंजाई जो ट्राइकोडर्मा, बवेरिया, बेसियाना, वर्टिसिलियम, इनको अगर मल्टीप्लाई करने का तरीका किसान के पास में हो, वैज्ञानिक उनको समझाने का तरीका करे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उसमें अपन जा नहीं सकते हैं। परंतु अब इसको देने का तरीका या बायो कंट्रोल उसमें है या नहीं है, वो दिखता तो है नहीं है। अब उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, या फिर उसमें अपन कैसे संभव करें, अपने पास में कोई ऐसी लैब हो कि जो भी अपन कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल दे रहे हैं तो उसमें बायोलॉजिकल है, या केवल बायोलॉजिकल के नाम से कोई प्रोडक्ट ऐसे ही बेचा जा रहा है। क्योंकि हमने अभी अच्छी लैब का काम में ले रहे थे, परंतु उसी लैब को जब हमने दुर्गापुरा में चेक करवाया तो उसमें बिल्कुल ना के बरोबर जीरो फंजाई आई। तो अब वो भी कठिन समस्या है कि हर गांव स्तर पे कोई ऐसी लैब हो कि कोई भी फंजाई अगर वो काम में लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, तो उसमें वो उपलब्धता है या नहीं है, तो उसकी सुविधा गांव स्तर पे बने। क्योंकि किसान शहर से में जाने से थोड़ा सा कतराता है,
डरता भी है और कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि किसान केमिकल ना के बरोबर काम में लेता है। इसमें सबसे बड़ी जो केमिकल का मिक्स करते हैं, जो जो माशाखोर मंडी के अंदर होते हैं, तो वो केमिकल से उन सब्जियों को धो धो करके चमका चमका करके, तो गड़बड़ मंडी में होती है। किसान अपने स्तर से कोई भी उसमें ज्यादा केमिकल का या प्रयोग करना या उसमें चमक लाने का काम किसान नहीं करता, क्योंकि किसान अपनी सब्जी को तोड़ करके मंडी तक पहुंचाता है। मंडी में जो माशाखोर होते हैं वो इसको चमक देने के लिए या इसमें ज्यादा कलर लाने के लिए सारा का सारा सिस्टम मंडी में होता है। तो हम कोशिश करते हैं, या आपके माध्यम से ये भी कोशिश करेंगे कि अगर बायोलॉजिकल कोई खाने वाला, मैं संजोग से मैं आपको बता दूं कि मैं 2 साल पहले पूरा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर कीटनाशक सारा बायोलॉजिकल किया, परंतु बायोलॉजिकल में चमक कम होने के कारण से मेरा केमिकल वाला महंगा बिकता और मेरा जो बायोलॉजिकल था वो लेट बिकता 10 बजे, और 5 रुपए या 10 रुपए सस्ता बिकता। तो मैं आप सभी लोगों ने फिर मंडी के जो आड़ती थे कि भैया ये अभी तक बायोलॉजिकल में जानते नहीं है, इनमें चमक नहीं है, तो अगर कोई बायोलॉजिकल अगर ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो हम पूरा सेक्टर पूरा का पूरा हम एक कमेटी बना करके या हमारे एफपीओ के मार्फत से थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल में पैदावार कम आती है, तकरीबन आधी के बरोबर आती है, और उसके मार्केट अगर दुगने मिल जाए हमारे को तो हम बायोलॉजिकल करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु बाजार के मांग के हिसाब से जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल जो स्प्रे करते हैं उनकी डिमांड चमक होने के कारण से, चमक मतलब मंडियों में डिमांड ज्यादा होती है, तो हमारे को वापस उस बायोलॉजिकल को छोड़ करके हमारे को केमिकल में जाने पड़ा। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस बायोलॉजिकल को कहीं पे अगर हमारे को मार्केट मिलता है तो हम बायोलॉजिकल करने के इच्छुक हैं। और हमने अभी तक ज्यादातर 2 साल 3 साल पहले ज्यादा हम केमिकल का प्रयोग करते थे। आजकल हम ना के बरोबर अगर कोई कीट कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आजकल बायोलॉजिकल में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ गए, जो आप अगर उसको मल्टीप्लाई करके अगर रेगुलर स्प्रे करते हो तो आपको कोई केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये हम कर रहे हैं इस टाइम पर ऑलरेडी। और कोई अगर सवाल हो जी, आपका? जी, 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 आदरणीय। अब हमारे सवाल इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे अभी आप अलग-अलग तकनीकें अपना रहे हैं अब, और कितना एरिया आपका है, और साथ में आप बहुत बड़ी जटिल समस्या आपके पास है कि जल संरक्षण, और किस तरह से आप ये पॉन्ड्स बना रहे हैं, जल संरक्षण कैसे कर रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रश्नों से पहले हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पहुँचना चाहेंगे, और वहाँ हैं आदरणीय पवन कुमार सर, और पवन कुमार सर के साथ ही उनके बाद जो कमेंट्स होंगे, जो वार्ता होगी, साथ ही जुड़ना चाहेंगे डॉक्टर शैतान सिंह जी से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से हम आज आदरणीय खेमाराम सर से बात कर पा रहे हैं। तो पहले हम हरिद्वार जाना चाहेंगे डॉक्टर आदरणीय श्री पवन कुमार सर से कि इस निवेदन के साथ कि इस वार्ता में शामिल होकर के अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। जी दिनेश भाई, 1 मिनट, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का कैमरा थोड़ा सा सीधा करिए। हाँ, जी, बस जी, जी। थोड़ा टेढ़ा हुआ है। हाँ, जी आदरणीय, अभी था, लेकिन वो थोड़ा चेंज हुआ है कैमरा शायद अभी। जी, 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 बढ़िया, बढ़िया। जी धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज पहुंच रही हो? पवन सर अभी नहीं है, अभी उनका कॉल आ गया। जी, पवन सर का जी। कॉल आ गया तो वो जो जुड़ जी, जाएंगे जी। तो बुलाइए। डॉक्टर एस.एस. सिंह सर से निवेदन है कि वो जबकि आज के मुख्य अतिथि योग आहार के मंच पर, जहाँ पर कि बहुत सारे किसान देश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अधिकतर जैविक किसान हैं, और जब कि आप वार्ता देख रहे हैं हमारे आज के अतिथि जी का, कि उन्होंने कहा कि किसान किस तरह से समृद्ध हो सकता है नई तकनीकी अपना करके। तो डॉक्टर एस.एस. सिंह जी का क्या कमेंट्स होगा, वो क्या कहना चाहेंगे? सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और विशेष करके दिनेश जी को जिन्होंने इस ग्रुप से जोड़ा, और खेमाराम जी, क्योंकि खेमाराम जी तो एक हमारे इनोवेटर फार्मर हैं। और देखिए, तकनीकियां खूब हैं, हम वैज्ञानिकों के पास ज्ञान भी खूब है,
लेकिन उसको जमीन के धरातल पे जो उसको एडॉप्ट करता है वो किसान होता है। और ऐसे ही किसान, अब खूब सारे किसान हैं, लेकिन उनमें से कुछ किसान होते हैं जो इस तकनीकी को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, कि वैज्ञानिकों के साथ और नए नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें उस समय के लिए उनको थोड़ा डाउट भी रहता है, लेकिन जैसे खेमाराम जी किसान हैं, जैसे इन लोगों ने हमारी नई तकनीकी को एडॉप्ट किया, अपनाया। किसान जो उसको करता है धरातल पे, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। और मैं बड़े फक्र के साथ कहूँगा कि हमारे खेमाराम जी ने 10-12 साल पहले इस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, और आज मतलब सारे किसान, कोई भी आता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है और थोड़ा दिमाग लगा के सोचता है, वो हर तकनीकी को अपनाने के लिए तैयार रहता है। और यही बात हमारे आज जैसे अब मिनी इजराइल, राजस्थान जैसा प्रदेश जहाँ पे परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं, पानी कम है, जमीन के अंदर पानी नहीं है, खारा है अंडरग्राउंड पानी, और गर्मी के टाइम पे यहाँ पे 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, लूहें चलती हैं, सर्दियों में पाला पड़ जाता है, -4 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ की खेती करना बहुत ही विकट एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये इन चैलेंज को पार करने वाले हमारे जो मेहनती किसान है, कर्मठ किसान है, खेमाराम जी जैसे, जिन्होंने इस टेक्निक को आगे बढ़ाया, और हमारा जो काम है उन्होंने बड़ा इजीली, सरल रूप से इन्होंने कर दिया। और क्योंकि देखो, हर चीज का जब कोई विकास होता है तो उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भी आती हैं। कुछ जब हम कोई भी प्रोडक्शन लेते हैं तो उसमें एक दो तरह के किसान हो सकते हैं, जो एक ज्यादा प्रॉफिट लेने वाले और एक ज्यादा पैदावार देके क्वालिटी, गुणवत्ता वाले पैदावार लेना। ये एक हमारे सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। और क्योंकि हर कोई पैदावार ले लेगा, लेकिन उसको पैदावार को किस समय लेना है, हमारी जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, उसको कौन से समय पे लें जिससे हमारी जो लाभ है वो बढ़ जाए। तो यही काम खेमाराम जी करते हैं। खेमाराम जी जैसे किसान हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एक साथ कोई भी सब्जी आती है तो उसके भाव डाउन हो जाते हैं, लोगों में मतलब बहुत सारी प्रोडक्शन हो जाता है तो मार्केट डाउन हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हम लोग भी यही बताते हैं कि भाई उस सब्जी को आप धीरे धीरे पहले एडवांस में लावें, 1 महीना पहले मार्केट से ले आएंगे तो आपको भाव ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से लेट टाइम में भी सब्जियों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो उस समय कुछ ऐसी सब्जियां हैं, ऐसी वैरायटी भी हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार भी की हैं, कि अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी। तो इसमें किसान जाता है, उसमें उसका जो बैलेंस प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, और यही हमारे किसान कर रहे हैं। दूसरा, हमारे केमिकल खूब हैं, दुनिया भर की बीमारियां आती हैं जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, ज़्यादा मात्रा में हम उसको पोषकता देते हैं, तो उसमें नेचुरल है कि बीमारी और कीट का प्रकोप भी बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में हमारी जो कंपनियां हैं, वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो सुरक्षित हैं, और ऐसे केमिकल कई हैं सरकार ने बैन भी कर दिए हैं, जिनसे ज़्यादा हमारे नुकसान होता है शरीर को, और रेजिडुअल इफेक्ट भी ज़्यादा आता है। तो मार्केट के अंदर जो, मैं तो यही कहूँगा कि सुरक्षित और सही समय पे जो आप कोई पौध संरक्षण करते हैं, बीमारी और कीटों का रोकथाम करते हैं, तो उसमें हमारा केमिकल भी कम यूज होता है और सुरक्षित होता है। और जैसे खेमाराम जी कह रहे हैं, बायो कंट्रोल भी ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं आजकल, तो अच्छे आए हैं, लेकिन हाँ, उसमें मार्केट में गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध नहीं है, और किसान को सबको पता भी नहीं है। और मार्केट में क्योंकि ट्रेडर है, ट्रेडर का मेन काम होता है उस प्रॉफिट कमाना, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अच्छा प्रोडक्ट दूंगा तो मेरा लाइजन बढ़ेगा, मेरा आसपास के किसानों की
संख्या बढ़ेगी और उसका उपयोग करने वाले वो ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इस तरह के प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं होता। जैसे खेमाराम जी ने कहा भाई ऐसे बायो एजेंट हैं जिनका हमने टेस्ट भी करवाया कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। धरातल पे देखें तो अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो सुरक्षित रूप, जो सुरक्षित हमारे यहाँ पे 3 उस पे पॉइंट लगे रहते हैं केमिकल पे, एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन। तो ग्रीन जो निशान वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सुरक्षित होते हैं और उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी कम होता है। और क्योंकि बायो कंट्रोल से सही बात की है इन्होंने, जैसे इनके प्रोडक्ट मार्केट में गए और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह का कोई संगठन भी बनाया है लोगों ने, कईयों ने ट्राई भी किया है जी कि आप जी सर। चमक में नहीं जाएं। और बहुत ही सुंदर वार्ता आपके द्वारा की जा रही है और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि किसान कैसे अपने उत्पादों को सुरक्षित रखे केमिकल से। और बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेशन आदरणीय खेमाराम जी के बारे में आपने दी कि वो किस तरह से समय और तकनीक का सदुपयोग करके अपने उत्पादों को समय पर मार्केट में भेजते हैं और उसका लाभ अपनाते हैं और किस तरह से तकनीकी को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि वो कौन-कौन सी तकनीक हैं और वो कौन से उपक्रम हैं, जैसे आपने पॉली हाउस लगाए हैं, पॉन्ड्स बनाए हैं और अन्य-अन्य, और वो क्या-क्या ऐसी तकनीक हैं जिसके कारण अभी अखबारों में और सभी लोगों की जुबानी है कि आदरणीय खेमाराम जी के पास उनके आंगन में करोड़ों रुपया की गाड़ियाँ आ जाती हैं लाभ के कारण। तो कैसे हमारे अन्य किसान भी इस तरफ, यानी जो आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि योगहार में बड़े किसान भी हैं और छोटे किसान भी हैं, अधिकतर जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और वो जैसे जो बायोलॉजिकल है, वो जैविक फर्टिलाइज़र है, वो उनकी लैब अपने-अपने गाँवों में भी कुछ लोग स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा अभी जारी है और मेरे ख्याल से आदरणीय पवन कुमार सर उपस्थित हैं। तो अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, तो पहले हम उनके विचार लेते हैं, फिर आदरणीय खेमाराम जी के पास चलेंगे और हाँ हाँ जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि खेमराम जी का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत सुंदर आज आपने वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर आपकी चर्चा रही है और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि आपने जो समस्या की है बायो इनपुट्स की, उसका समाधान भी इसी मंच के माध्यम से आपको मिलने वाला है। और हमारे साथ ही नर्मदापुरम के आपके बगल का राज्य जो है मध्य प्रदेश, वहाँ के किसान अपने अनुभव बांटेंगे और वो तकनीक आप अपने खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हो और उससे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि जो चीज अपनी होती है उसका एक आप उसको देख सकते हो, उसको आप परख सकते हो, उसके अलावा उसके ऊपर आपको विश्वास होता है कि जो भी हमने किया वो सही किया। तो ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए, बेबिरिया बेसियाना बनाने के लिए हमारे किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने खेतों में नर्मदापुरम में अच्छा अनुभव उन्होंने अभी तक बताया है। आने इस सत्र में ही और उसके बाद भी कई सारे जो हमारे ऐसी चर्चा परिचर्चा रहती है, ऐसे ही हम समाधानों के ऊपर चर्चा करते हैं और किसान से किसान समाधान दे सके, सच्चा क्या होगा। हालांकि हमारे वैज्ञानिक, हमारे कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे टीम के भी साथी समय समय पर भी अपने सुझाव देते हैं और वो सुझाव ऐसे होने चाहिए जिसका कि किसान उपयोग कर सके। वो किसान, वो थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल अनुभव आधारित होना चाहिए। दूसरी जो चीज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है। मुझे लगता है ये ट्रेनिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके आसपास के गांव के एक क्लस्टर में एक 10-20 गांव हो सकता है, पूरे विकास खंड के जो किसान हैं उनको लाभ मिलेगा। तो केवल आपको इजराइल जाने का लाभ से आपके अपने विकास खंड के, अपने हो सकता है जिले के, हो सकता है कि अन्य प्रांतों के भी किसानों को आपसे सीखने का मौका मिले। और जब ये प्रशिक्षण की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशिक्षण केवल, ये मत समझिए कि केवल किसानों तक ही सीमित करना है। ये प्रशिक्षण आपको बच्चों को जरूर देना है। आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है जो विमुख हो रही है खेती से,
उनको भी जागरूकता, उनको उत्साहित करना है कि वो खेती के प्रति नई तकनीक के माध्यम से, पॉली हाउस टेक्निक से, ड्रिप इरिगेशन से, बायो कंट्रोल एजेंट को स्वयं बना करके उसमें एक ग्लैमर बनाते हुए उनको आकर्षित करना है, क्योंकि वही आगे इस खेती को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी इस खेती में हम अपनी धरती माता, हमारी मिट्टी, अपना मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु और अर्थवॉर्म और केंचुआ और उसके साथ बहुत सारे अनगिनत जो हमारे प्राणी हैं, उनका संरक्षण अगर हमने कर लिया तो वही हमारे लिए निश्चित रूप से काम करता है। यह अनुभव के को बांटने के लिए मैं एक कार्यशाला में जा रहा हूँ अभी बैंगलोर, 2 दिन की कार्यशाला है। और आपके वहाँ अगर मुझे कभी आने का अवसर मिला और ऑनलाइन भी, तो उस अनुभव को भी हम आपके साथ बांटेंगे कि ये मिट्टी में क्या चीज है ऐसी जिसमें कि हम इसको न केवल पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री बना सकें, बल्कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक बना सकें, पूर्ण रूप से जैविक बना सकें। तो इस मिशन को भी अभी शुरुआत हो रही है परसों, कल इसका ऑनलाइन लॉन्च हुआ है मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। आने वाले समय पर इसका विस्तारीकरण पूरे देश में होने वाला है। तो मैं आपको आज के मुख्य अतिथि खेमराम जी को और उनके सहयोगी हमारे केवीके के वैज्ञानिक, हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक, सबने साथ मिलकर के जो काम किया है, सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम अकेला नहीं है। अगर खाली खेमराम जी सोचते मैं अकेले कर लेता तो बिल्कुल संभव नहीं था। उनको जब तक ये सहयोग नहीं मिला, उनका परस्पर एक दूसरे के प्रति एक सहयोगात्मक रवैया नहीं हुआ, तब तक के वो आगे अपने काम को नहीं बढ़ा सकते थे। और न ही केवीके, अगर खेमराम जी के जैसे किसान नहीं मिलते तो शायद वो इस तक नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारा एक दूसरे को परस्पर सहयोग देना, परस्पर एक दूसरे से सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम योगाहार के नाम से भी कहते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है स्वैच्छिक है, इसमें स्वेच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और परस्पर एक दूसरे से सीखने सिखाने की एक परंपरा हमने विकसित की है। और सब एक परिवार की तरह रह करके एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आप भी आज इस परिवार से जुड़े हैं, आप सब लोग, तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और इसी प्रकार से आप अपने अनुभव को, अपने सुझावों को देते रहेंगे तो बहुत सारे अन्य जगह के हमारे किसान इस चीज से लाभान्वित होते हैं। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे अपनी यात्रा में प्रस्थान में कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने गाड़ी रोक दी थी, लेकिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्य मंगलकारी हो, सफल हो। आने वाले दिनों पर आपको बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आपको ये विकास के आप जो भूमिका निभाएंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हमारे गांव स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर किसानों के वहां जरूर विकसित होना चाहिए। इसी से ही हम इस चीज को आगे ले जाके आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभ यात्रा। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो योगाहार का मंच है, सीखने समझने का है, एक-दूसरे से हम तकनीकी सीखते हैं, परंपराएँ सीखते हैं और उसमें कैसे हम इज़ाफ़ा करें, कैसे हम तकनीकों को और परंपरागत जो विधियाँ हैं, उनको एक समावेश के साथ आगे बढ़ा सकें, ताकि हमारे जो किसान बंधु आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करें और साथ ही हमारे जो उपभोक्ता हैं, वो स्वस्थ उत्पादन को प्राप्त करें। और इसी दिशा में आगे बढ़े हुए हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, आदरणीय खेमाराम चौधरी जी, जो कि जुड़े हुए हैं जयपुर से। और इस मंच पर जबकि हम योगाहार की बात करते हैं, तो देश के विभिन्न जनपदों से, कृषि विज्ञान केंद्रों से और गाँवों से किसान और वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। उन सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और हम प्रश्नोत्तरी का सिलसिला या संवाद का सिलसिला आगे जारी करते हैं। ऐसे आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन है। और साथ में एक प्रश्न भी है आदरणीय खेमाराम चौधरी जी से कि एक बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, अब तो देश भर में अलग-अलग जगह पे समस्या है जल की, पानी की।
तो राजस्थान जैसे स्थान में, जैसे डॉक्टर एस सिंह राठौर साहब ने भी कहा है कि ये बहुत विकराल समस्या, लेकिन आपने कैसे इसको सॉल्व किया, ये भी एक अचरज है। कैसे आपके खेत में इतने बड़े बड़े पौंड हैं और कैसे आप जल संरक्षण करते हैं, ये इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे सर। जी, हम खेमाराम सर के पास पहुंचते हैं। जी सर, सबसे पहले तो जो किसानों की आत्मा हमारे वैज्ञानिक होते हैं, अगर क्षेत्र के सारे किसान अपने वैज्ञानिकों का जो सुझाव दे उसी प्रकार से अगर वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो जो ये जो हमारे मिनी इजराइल पूरा है उसमें किसानों का योगदान तो है ही, परंतु जैसे हमारे एक तो हमारे वैज्ञानिक हमारे सामने ही बैठे हुए हैं राठौर साहब, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस एरिया में हमारे बहुत अच्छे अधिकारियों में गिनते हैं हम, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये खेती से जुड़े हुए भी हैं, ये हमारे रिंडोन सेक्टर को इन्हीं के द्वारा संचालन किया जाता है। तो इनका बहुत बड़ा मतलब वैज्ञानिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पढ़ाई लिखाई किया हुआ वैज्ञानिक होता है, एक प्रैक्टिकल किसान से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक होता है। तो इन्होंने तो खुद ने अपने स्तर से भी कृषि का कार्य किया हुआ है, और इस तकनीकी में जो हमारे को इन्होंने सहयोग किया है, मतलब जिस टाइम पर आज तो हम भी सक्षम हो गए, परंतु जिस टाइम पर मेरे को जरूरत थी उस टाइम पर मतलब रात दिन इनका सहयोग करना, कभी भी मैं रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी अगर फोन कर देता तो सुबह इनकी टीम भेजना, जिस समस्या का समाधान किया। और उस टाइम पर जब हम निराश थे कि इस तकनीकी में हम उभर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एकदम से कर्जा होना बहुत बड़ा एक कठिन काम था कि हर हमारा परिवार सदस्य या मेरे घर वाले जब खिलाफ हो गए कि इतना कर्जा तेरे से उतर ही नहीं पाएगा, उस टाइम पर हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर जो सहयोग किया था, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज एक किसान नहीं हजारों किसानों की वो जीवन शैली बदल गई है, जो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारा एक कोई सपना था, हकीकत बताता हूं मैं, कभी भी मेरा सपना ये नहीं था कि मैं कभी करोड़ रुपए देख पाऊंगा, परंतु मैं 1 करोड़ रुपए हर साल कमाने का जरिया हो गया। वो सारा का सारा हमारे देश के इन वैज्ञानिकों के कारण से हुआ है। अगर इनका सहयोग नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते या टूट जाते। तो सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि जो भी आपके क्षेत्र में कोई किसान अच्छा करने की सोचे, अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाए रखे, उनके सहयोग से ही आपका विकास हो सकता है। अगर आपने ये सोच लिया कि हम अपने बल पे कुछ करके दिखा देंगे तो असंभव होगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपने क्षेत्र के वैज्ञानिकों का तो सम्मान करना, क्योंकि सम्मान करने से वैज्ञानिक का मनोबल बढ़ता है, वो अच्छा करने की सोचता है। अगर कोई वैज्ञानिक अगर किसी अधिकारी के और किसानों के अगर मनमुटाव होता है, अगर फिर भी अगर वो किसान उनका अगर कहीं पे कोई ये बोल दे कि हमारे अधिकारी ने यहाँ अच्छा काम किया, तो उनका मनोबल बहुत बड़ा बढ़ जाता है और वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो हमने तो देखो पिछले 10-12 साल में गरीबी भी खूब देखी थी, जीवन में गरीबी में ही जन्म लिया। और मैं तो आपको बता दूं कि 8-8 10-10 रुपए में मजदूरी, रात को मजदूरी, दिन में पढ़ने के लिए जाता और रात को मजदूरी करता, तो वो दिन भी मेरे तो देखे हुए हैं। परंतु ये नहीं देखा था कि मैं करोड़ों रुपए हर साल कमा पाऊंगा या इतने का टर्नओवर कर पाऊंगा। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मेरी तो जीवन और मेरा गांव या मेरा शहर पूरा का पूरा में जो बदलाव हुआ है, वो सारा का सारा हमारे भारत सरकार की अच्छी सोच और वैज्ञानिकों की देन से ही हुआ है, नहीं तो हमारे ये नहीं हो पाता। जी, जी। वास्तव में हमारे वैज्ञानिक धन्यवाद के प्राप्त हम पात्र हैं, जो कि हमारे किसानों को सही समय पर उचित सलाह देकर के उनका मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे किसान तो हम उनके ऋणी हैं कि वो हमारे लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ में हमारे खेमाराम जी जैसे व्यक्ति अब शिक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अपने खेत पर, अपने क्षेत्र में आप ट्रेनिंग सेंटर खोल करके, जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि आप किसानों के लिए तो करेंगे ही करेंगे, विद्यार्थियों के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर इजाद करेंगे, स्थापित करेंगे, ताकि इस देश के किसान को, यहाँ के गाँव के किसान को दूर देश जाना ना पड़े।
जो विदेशों में नई तकनीकी है वो हमारे गाँव में, हमारे जयपुर में, हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हो। आपका ये बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले समय में आदरणीय। साथ ही वो जो छोटे किसान हैं जो कि किसी तरह से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनको भी जब नई तकनीकी का एक मार्गदर्शन होगा और साथ में उनको पता चलेगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वो ये बात बनती है। और इस बात को बनाने के लिए सबसे पहले तो सभी किसानों का धन्यवाद करना ज़रूरी है कि जहाँ से भोजन आ रहा था वहाँ से शिक्षा भी आएगी और आधुनिक शिक्षा आएगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इस मंच पर आदरणीय शरद वर्मा जी जो कि बड़े किसान हैं और परंपरागत खेती उन्होंने की है, नई तकनीकों का उन्होंने समावेश किया अपनी खेती में और वो भी बहुत सारे जो किसानों को मोटिवेट करते हैं। अगर उन तक आवाज़ पहुँच रही है तो हम पहुँचते हैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। जी, आदरणीय शरद वर्मा सर। शरद वर्मा जी के पहले ओंकारनाथ जी का हैंड रेज़ है, उनको ले लेते हैं। शरद वर्मा जी को बाद में। मैं बाद में आता हूँ। जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आप हमारी निरंतर जुड़ने वाले सदस्य हैं और आप अपने परिचय के साथ ही बात भी रखें आदरणीय। जी, नमस्कार शिमाल भैया जी। मैं ओंकारनाथ पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से एक छोटा कृषक हूँ और एफपीसी का भी संचालन कर रहा हूँ सर। और आपसे सर आपको परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश भर में तकनीक के मामले में अपने एक रोल मॉडल पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर दिया है और मेरा भी परिचय आपका यूट्यूब के माध्यम से हुआ है। बहुत बार ने आपका यूट्यूब मैंने देखा है और छोटा इजराइल जैसा कि आपने वहाँ पर रोल मॉडल बना दिया अपने राजस्थान को और देश भर में अपने प्रसिद्धि पाई है। तो उसी समय से मेरा भी इच्छा हुआ कि आपका तकनीक को देखें, आपका अथी करें और अपने यहाँ अपने पलामू डिस्ट्रिक्ट में उसको तकनीक इस्तेमाल करके अपने किसानों को लाभान्वित करें। तो उसी समय से मेरा मन में इच्छा था। आज इस कार्यक्रम के बाद अब ये इच्छा और बलवती हो गया है कि कब आप तक हम पहुंचे और आपके तकनीक का हम जानकारी लें और अपने यहाँ उसको लागू करें। तो सर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कृपा करें सर कि आप कौन सा तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी करंट में और उसका कैसे आपके आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला, क्या कितने आप उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें और ये भी बताएं कि आप तक कैसे हम पहुंचे, एड्रेस वगैरह भी दे दें ताकि हम आप तक पहुंचे, आपके तकनीकों के बारे में जानकारी दें। जी सर। जी सर, ये मेरे को सवाल है। हाँ, जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी का प्रश्न आपके लिए था। जी सर, मैं आपको बोलता हूं कि देखो आपने अभी बोला कि बड़े किसान, मेरे हिसाब से राठौड़ साहब को पता है कि हमारे किसान का इस एरिया का सबसे छोटा किसान था। किसान बड़ा हो या छोटा हो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी पॉजिटिव सोच पे फर्क पड़ता है कि उसकी सोच पॉजिटिव कितनी है। मतलब 10-12 साल पहले आप हमारे यहाँ आकर के देखना या अभी भी आप आकर के ट्राई करना कि सबसे गरीब किसान कौन था, तो हमारे लिए ही बोलेंगे कि इनके इतना कर्जा था कि जितने बाढ़ थे उससे भी ज्यादा हमारे कर्जा था। परंतु देखो पॉजिटिव सोच और जो हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर के जो हम इस तकनीकी में घुसे, तकनीकी बहुत अच्छी है। इजराइल ऐसे ही वर्ल्ड में फेमस नहीं है क्योंकि वहाँ जो तकनीकी जो हमने अभी ये नेट हाउस, पोली हाउस, इसमें संरक्षित रूप हो जाता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसी प्रकार से ये अपनी जो भी फसलें होती है और फसलें अपन सीजन पे नहीं लेते, हम ऑफ सीजन पे लेते हैं। जो मार्केट में जिस टाइम पर मारामारी होती है तो हमारे को मार्केट भाव अच्छे है। जैसे मेरे कल शिमला मिर्च, लाल पीली शिमला मिर्च गई तो 150 से 200 रुपए किलो गई। वही शिमला मिर्च में आज से 1 या 1.5 महीने बाद में 30 रुपए या 40 रुपए या 50 रुपए भी बेच पाऊंगा। तो ये तकनीकी है। इसमें तकनीकी में मतलब थोड़ा सा टाइम का भी अपन को सदुपयोग करना है। और मैं अभी तक हम ज्यादातर सीडलेस खीरा करते थे और अभी हमने इस साल हमने एक बाहर विदेश में टाई अप भी किया है, जो पतली पेपरिका के नाम से मिर्च आती है। तो हमने वो टाई अप करने से हमारे
वो झंझट खत्म हो गया कि हम रोज मंडी जाएं या मंडी में मार्केट ऊपर है या नीचे है तो हमारे को सुखा करके देनी पड़ेगी। और उसके लिए हम हमारे वैज्ञानिक राठौड़ साहब से विनती करता हूं कि हमारे को अभी पेपरिका को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर की जरूरत है। तो उसका अगर इनके पास में कोई सोर्स हो तो वो हमारे को उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्योंकि उसको सुखाने का बहुत बड़ा सिस्टम है। और अगर वो सूख करके हमारे वो चीज एक्सपोर्ट हो गई, क्योंकि वो टाइप तो हो गया परंतु उसमें अगर कोई कमी रह गई या सूखने में कोई फंगस आ गई तो वो भी हमारे को अभी डर है। तो हम हमारे वैज्ञानिकों से निरंतर जुड़े हुए हैं। और अगर जो हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों नहीं, मेरे को अब लग रहा है कि हम तकनीकी में घुस गए, हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा सहयोग करते रहे तो हम करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी दूर नहीं है। क्योंकि ये तकनीकी है। जब हम इजराइल गए थे तब हमारा एक सपना था कि कभी हम लाख रुपए का सपना पूरा करेंगे, परंतु लाख का नहीं, हमारा करोड़ों का सपना पूरा हो चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस टाइम पर जरूर बड़ी बात मानता था, परंतु आप ये भी मत सोचना कि मैं कोई बड़ा किसान था। मैं हमारे क्षेत्र के सबसे गरीब किसान था। और देखो, बड़ा किसान और पैसे वाले किसान की तो कोई बात भी नहीं बनाता है, परंतु हमारे लिए बहुत, हमारा समाज या आसपास के लोग बाग जो गरीब की बातें बनाते थे, वो गरीब अगर पैसे वाला होता है तो उसकी बात ज्यादा बनती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे को बड़ा किसान मत मानिए, मैं एक छोटा किसान था। परंतु छोटी किसानी में जो तकनीकी में अपना करके मेरे जो हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के जो अधिकारियों का जो सहयोग रहा वो अतुल्य रहा। क्योंकि आपका भी अगर विकास करना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो अपने वैज्ञानिकों का सहयोग तो अपन को लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि वैज्ञानिक के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। जुनून होता है, क्यों हमारे वैज्ञानिकों में उस टाइम पर एक जुनून था सारे अधिकारियों में, का हम इस क्षेत्र में कुछ करके दिखाए। क्योंकि इजराइल जाना हमारा सार्थक हुआ। हमारे उस टाइम पर मेरे ऊपर, मेरे अकेले के ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्च करके सरकार ने 15 रोज तक हमारा इजराइल में भ्रमण कराया। और अगर उसका दुरुपयोग होता है, हम कुछ करते नहीं, तो आज ना आप मिलते, ना मैं मिलता, और ना तकनीकी के बारे में कोई जानकारी होती। सबसे बड़ी चीज जो हमारे पानी नहीं था, उस पानी को हमने सदुपयोग किया। जो मतलब ऊपर पोलिया और शीट लग जाती है, उसका पानी जो बरसात का पानी एक साइड में ढलान होता है पोलिया हाउस में, तो उस के नीचे हमने खड्डा करके एक 500 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट लगा करके उसी में उस पानी को इकट्ठा कर लिया। कई बार ऐसी बरसात होती है कि बड़े बड़े पौंड है हमारे, 30-30 फीट गहरे भी हैं। सरकार मानती है कि 10 फीट गहरा ही हो, परंतु हमने 30-30 फीट, क्योंकि जितना पानी हमारे पास में बचा हुआ रहेगा उतना ही हम आगे सोच सकते हैं। कि कोई सोच भी नहीं, हम हमारे पानी खत्म हो चुका था जयपुर के आसपास के सराउंडिंग एरिया में। हम भी सोच रहे थे कि कोई रोजगार के अवसर में हम शहर की तरफ पलायन करने की सोच ही रहे थे। संजोग से ये हमारा ये 2012 में इजराइल जाने का मौका मिला और आज शहर वाले हमारे पास में आ रहे हैं। देखो, उल्टा हो गया। कई संजोग था कि हम जयपुर या शहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, आज शहर वाले कई बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पास में आकर के, ज्यादातर वही इस तकनीकी में घुस रही है जो पैसे वाले हैं। क्योंकि गरीब किसान तो डर जाता है, उसको डर होता है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। परंतु हमारे 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी किसान, गरीब से गरीब किसान भी, अब क्योंकि उसके पास में विश्वास हो गया, उसको पता पड़ गया कि इस तकनीकी में इतना पैसा आएगा। हमारे क्षेत्र में तो आपको बता दूं कि 800 एकड़ में तकरीबन 300 एकड़ ऐसे हैं बिगर अनुदान भी लग चुके हैं। वो भी एक बड़ी मतलब मिसाल खड़ी करी है कि जिस टाइम पर मैं लोगों को समझा रहा था 2012 में, हमारे वैज्ञानिकों ने बोला कि आप 20 किसानों को समझाइए कि वो भी इस तकनीकी में घुसे, परंतु समझाने से एक भी किसान नहीं समझा। जब हम मेरे पैदावार हुई तो उसको देख करके फिर सारे के सारे ऑटोमेटिक लग गए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने जिस प्रकार से पानी को सहेजा तो हमारी किस्मत भगवान ने चमका दी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब, हरियाणा, कई जगह पानी व्यर्थ बह करके जाता है, तो उस पानी का आप पौंड बना करके उसका सदुपयोग करें। और ज्यादा लंबी चौड़ी खेती नहीं करें, तकनीकी से करें, थोड़ी करें। उसी में आपके मेरी गारंटी है कि 50 बीघा परंपरागत खेती और 1 एकड़ संरक्षित खेती। संरक्षित खेती में तो फिर भी गारंटी होती है, अगर कोई आपदा विपदा भी आ गई तो उसका इंश्योरेंस होता है, तो आप उसमें इंश्योरेंस में बच जाओगे। अगर बाहर की खेती में आपदा विपदा आ गई तो मेरे हिसाब से आप जीरो ही रहोगे।
क्योंकि 50 बीघे से भी ज्यादा इनकम देने वाली 1 एकड़ की ये जो संरक्षित खेती है। और इसमें हमने अभी नई फसलें, जैसे अभी हमने राठौर साहब के कहने से हमने चेरी टमाटर भी लगाया है, शिमला मिर्च भी लगाई है, पतली जो पेपरिका होती है बाहर एक्सपोर्ट होगी वो भी लगाई है। तो कई सब्जियां हैं आजकल तकनीकी से करने वाली, और परंतु यही सोच करके लगाए कि ऑफ सीजन में लगाए। ऑफ सीजन में ही आपको मार्केट का भाव अच्छा मिलेगा। अगर आप सीजन पे करोगे तकनीकी में घुस करके तो आपको सबसे बड़ा फायदा आपको मार्केट देता है, और मार्केट तभी देगा जब आप ऑफ सीजन में चलोगे। धन्यवाद। जी, 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 धन्यवाद सर। और मैं ऐसे वार्ता में जो मेरे द्वारा जोड़ा गया शब्द था बड़ा किसान, वो बड़ा शब्द वापस लेता हूँ और आपकी आत्मविश्वास को नमन करता हूँ कि तकनीक और समय के सदुपयोग से आपने जो आत्मविश्वास अपने साथियों में पिरोया है, उस आत्मविश्वास के कारण आपको सैकड़ों किसान देख रहे हैं और साथ में आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपको रोल मॉडल मानकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपका जैसा कहना है, किसान चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, समय और तकनीक का सदुपयोग किया जाए, तो हर कोई समृद्ध हो सकता है, हर किसान समृद्ध हो सकता है। और इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ूँगा और पतंजलि किसान समृद्धि के राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश से आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, जो कि किसानों का संयोजन करते हैं और देश के कोने-कोने से उन किसानों को जोड़ते हैं, जिन किसानों तक तकनीकी और जो कृषि ज्ञान पहुँचना ज़रूरी है, और साथ में उनके माध्यम से जो पोषण है, वो सभी जगह सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। ऐसे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस वार्ता में। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रभारी मैं अपना वो रख दूं क्या? मैं थोड़ा सा जा रहा था तो, या फिर मैं बात? हाँ जी, जी। आदरणीय, मैं आप ही को बुला रहा हूँ। आदरणीय हमें शरद वर्मा जी हमारे नर्मदापुरम जिले से हैं, और जो हमारे आदरणीय खेमराज जी ने जो समस्या बताई है उसका समाधान हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी कर ही रहे हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज ही है जो मुख्य अतिथि है, उन्होंने कहा कि कोई उन्होंने जी, आदरणीय आपकी आवाज़ सीख के आए। हाँ, क्या मैं कुछ शब्द गायब हो रहे हैं, कुछ शब्द गायब हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। जी। हाँ जी। सर आवाज नहीं आ पा रही है। अगर आप जी तब तक अगर कहीं नेटवर्क में आप थोड़ा मोबाइल को घुमा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जब तक आदरणीय शरद वर्मा जी, मैं आता हूँ सर, नेटवर्क में आके लगाता हूँ। जी स्वागत आदरणीय आ गए आप, करिए, आप शुरुआत करिए। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? आ रही है। जी आ रही है। जी सुन पा रहे हैं सर आप। जी मुख्य अतिथि जी आज जो चर्चा करी उनकी आत्मिक आवाज निकल रही थी, मैं सुन पा रहा था, गाड़ी में था, लेकिन उनकी जो आत्मिक आवाज है वो बहुत ऐसा लग रहा था कि जो उनके साथ जो बीता है वो बिल्कुल यथार्थ सामने रख रहे हैं। मैं बता दूं आपको मुख्य अतिथि, मैं भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे गया था और वहां जाके हम लोगों ने साइलेज का ये सीखा कि साइलेज कैसे बनता है, और मक्के के साइलेज का प्लांट डाला, और आज हम लोग करीब 20,000 कुंटल साइलेज बनाते हैं और वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग के सहयोग से हो पाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जैसे मूंग की खेती हो रही, बहुत सारी हो रही, तो दवाओं से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ दवाओं का उपयोग होता है। आजकल एग्रीकल्चर कॉलेज तक ने लिखा है कि इतना दवाएं आप लोग जो यूज कर रहे हो इस पेस्टिसाइड से, इससे आदमियों को बहुत नुकसान है।
तो इस सिलसिले में हमारे योगाहार कार्यक्रम से हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा बवेरिया बासियाना, ये पूना में सर हैं हमारे संतोष सर, उनके माध्यम से सीखे हम लोग। और अभी बहुत हद तक हम लोग हमारे खेतों पे मतलब अगर आप कभी आना हो आपका नर्मदापुरम, तो यहाँ ट्राइकोडर्मा जो है आपको सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ दिखेगा। इस योगाहार की ये विशेषताएं हैं। और यहाँ पे जो जैसे मिट्टी टेस्टिंग है, पवन सर ने यहाँ पे काफी गांव में यात्रा भी करी, तो इसके प्रभाव हमारे यहाँ आने लगे हैं। तो ये योगाहार कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आप जैसे विशिष्ट लोग इसमें चर्चा में आते हैं तो हमें बड़ी विशेष जानकारियां मिलती हैं। और इन जानकारियों की बदौलत ही हमारी खेती में जो हम लोग जो मुनाफा बढ़ा रहे हैं, आपको बताएं हमारे यहाँ जैसे हमारी एक बल्लर है, हम लोग बाजार में 2 महीने पहले निकाल लेते, और इस योगाहार के 8 से 10 सदस्यों ने उस बल्लर को लगाया भी है, तो वो बाजार में दूसरी बल्लर की अपेक्षा पहले आ जाती है, और वो बाजार में 70 से 80 रुपए किलो बिकती है। अभी भी आज भी वो 40 से 35 रुपए किलो बिक रही है। तो ये उसके भाव हैं और किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इस योगाहार कार्यक्रम की जितनी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, अगर बताने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। मुखर्जी जी को बताना चाहें कि आप निरंतर आते रहें और हमें ऐसी ऊर्जा देते रहें। सर मैं आज माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गाड़ी पे था तो सही ढंग से जुड़ नहीं पा रहा हूँ और आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। जी हो। जी आदरणीय, आप यात्रा पर हैं और भविष्य में हम ये निरंतरता बनाए रखेंगे। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि खेमाराम जी हैं और उनसे भी निवेदन है कि जब भी समय हो, क्योंकि उन्होंने व्यस्तताएं अपनी बहुत बढ़ा रखी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया है और ऐसे कभी कभी समय हमको मिलता रहेगा तो हम इन तकनीकों का आदान प्रदान करेंगे। और इससे जैसे कि आदरणीय खेमाराम जी का सपना भी है कि मेरे ही जैसे किसान अन्य भी समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, तो उस दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में जबकि मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ, उनकी उपस्थिति संवाद की बन रही है, तो बहुत बहुत स्वागत। और उनके बाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं, किसान भी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी बात भी हम सुनेंगे। जी आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय खेमाराम जी, आपने जैसा आज हम सबको बताया कि किसान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और आज जो आप प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रसाद को नमन के साथ जो हमारे नर्मदापुरम में जो हम किसान भाई योगाहार कार्यक्रम से जैसे आपसे सीखा, अन्य किसानों से का अनुभव आपस में बांट रहे हैं, और जो प्रगति कर रहे हैं और गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आपका उनका संवाद होगा तो निश्चित है जो तकनीकी वो कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो आपस में शेयर करेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है महाराष्ट्र से, इसके बाद रमेश चंद्र मेहरा जी को आदरणीय दिनेश जी ले लीजिएगा। जी ओ धन्यवाद मुन्नीलाल जी, सहवाग। आज की जो चर्चा है बहुत महत्व की है, और मुख्य अतिथि जी ने जो बातें रखी है उसमें 2-3 बातें बहुत ही सराहनीय है। एक तो ट्रेनिंग या जो भी तकनीक है, तकनीक के मॉडर्न तकनीक को जोड़े बगैर हम खेती का विकास नहीं कर सकते हैं, यह बहुत अहम बात उन्होंने कही है। दूसरी चीज कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली जो बात आती है, तो जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे उनकी मदद ली और किसानों ने वो टेक्नोलॉजी सीख ली, हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी सीख ली, और उसका प्रचार प्रसार और अमल जो है वो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। और तीसरा जो पहलू उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने खुद जो इजराइल से तकनीक लाया और तकनीक को फिर फैलाते फैलाते अब 800 एकड़ तक 800 किसानों तक उन्होंने जोड़ लिया, ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ महोदय, लेकिन मेरे मन में जो कुछ सवाल है वो भी मैं मुख्य अतिथि से पूछना चाहता हूँ कि ये जो तकनीक है आपने फैलाया, छोटे बड़े किसानों को उसमें सम्मिलित किया, यह बहुत जरूरी था, किया भी है। लेकिन अब आपका 8-10 साल का जो भी अनुभव है, तो उसमें आप 800 एकड़ तक या 800 किसानों तक पहुंच गए, लेकिन जिस संख्या में
वो और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। आपकी तरफ से तो हो गई, या बाकी लोगों ने जो करनी थी, या कृषि विभाग होगा, कृषि महाविद्यालय होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, जिन्होंने आपकी सफलता देखी, तो सफलता देखने के बाद में जिस प्रमाण में वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था, वो गुणन होना चाहिए था, आपने 800 तक पहुंचाया। तो एक कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र वाले है, कृषि कर्मचारी है, इन्होंने आपका रोल मॉडल देख के जो प्रदेश में, जिले में जिन ज्यादा से ज्यादा किसानों तक फैलाना चाहिए था, क्या उनका सहयोग हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और बाकी जगह के किसान इसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुए, उतने मात्रा में क्यों नहीं हुए, इसके बारे में यदि आप बताते हो तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अपना माइक माइक ऑफ है ना, माइक ऑन कर लीजिएगा। अभी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा सर माइक, आवाज नहीं आ रही है। जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी ये नहीं सर, मैं साहब ने अभी जो मेरे से सवाल पूछे कि ये तकनीकी हमारे क्षेत्र में बढ़ी, बाकी जगह क्यों नहीं बढ़ी, इसका मैं कारण बता देता हूँ कि ये थोड़ी महंगी, कॉस्टली होने के कारण से हर किसान इसके बारे में सोचता नहीं है। और हमारे आसपास के लोगों ने इसका फायदा देखा, महंगी तो थी परंतु इसका इनपुट भी उतना ही आया जितना महंगा था। मतलब एक 40 लाख की कॉस्ट का एक किसान के लिए बहुत बड़ा काम होता है कि वो 40 लाख रुपए उसमें लगा करके, परंतु पहले सीमित थी कि एक पूरे राजस्थान में 20 से एकड़ का टारगेट था। इस साल हमारे राजस्थान में 300 का टारगेट दिया है, 300 एकड़ का। तो पिछले जो 8 या 10 साल में जितना काम हुआ, क्योंकि इसमें अनुदान बहुत बड़ा जरूरी होता है, और अगर अनुदान नहीं मिलेगा तो किसान 40 लाख रुपए पूरे लगा करके इसमें मतलब सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अनुदान बहुत जरूरी है। तो मैं सभी भारत सरकार या के जो भी राज्य हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने किसानों को, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुदान होता है, बाकी जगह 50% या 60% ही अनुदान होता है, क्योंकि ये तकनीकी अच्छी है। क्योंकि तकनीकी में अब पैसा आया तो उसका अनुदान देना जरूरी है। कई चीजें और दूसरी है, जैसे नरेगा है, इसमें फालतू पैसा दिया जाता है। तो नरेगा की जगह नरेगा के जो लेबर है उसी को उसी के गांव में उस पैसे का अगर संरक्षित खेती में सदुपयोग कर दिया जाए पंचायती स्तर पे, तो जो नरेगा में काम करने वाले हैं उन्हीं लोगों को उसी में अगर जोड़ दिया जाए और उनमें उनका हिस्सा कर दिया जाए। हमारे क्षेत्र में ये ज्यादा सफल होने का कारण हमारे जो इसमें काम करने वाले होते हैं वो वर्कर नहीं होते, उनका हिस्सा होता है। 1/4 देते हैं, तो 1/4 देने के कारण से जितना फायदा होगा उनका उनका भी बंटवारा बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये ज्यादातर सफल हिस्सा देने से हुआ है। अगर लेबर होती तो मेरे हिसाब से हमारे भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो अपने वैज्ञानिक है या अपने भारत सरकार के कोई अधिकारी हैं, तो इसमें अनुदान देना बहुत जरूरी है। अनुदान अगर किसान को नहीं देंगे, फिर दूसरी चीज क्या है, शुरू में हमारे तो एक जुनून था कि किसान के भी जुनून था और हमारे अधिकारियों के भी जुनून था कि कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो आपके क्षेत्र में ऐसे कोई जुनूनी किसानों को ढूंढो आप, जिसके पास में अथाह जुनून हो और वो कुछ करके दिखाए। और हमारे लिए तो प्रैक्टिकल बताने वाला नहीं था, वैज्ञानिक तो थे, परंतु अब प्रैक्टिकल बताने के लिए अगर किसी आपके पास में कोई समस्या आ रही तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे। जो भी आपके पास में प्रैक्टिकल से संबंधित अगर कोई समस्या आएगी, तहे दिल से हम जो भी जहां भी आप बुलाना चाहोगे, परंतु वो होगा क्लस्टर में। आप अगर ये कहो कि हम 1-2 पोली हाउस के लिए वहां आए, एक गांव में 10, 20, 50 पोली हाउस आप लगाओ, वहां की हम 1 साल की गारंटी हम लेंगे। उनको अच्छा पैसा उसमें जब उनको दिखेगा तो पूरा गांव ऑटोमेटिक लग जाएगा। और अगर शुरू में किसी किसान के एक पोली हाउस लगा करके अगर वो घाटे का सौदा हो गया तो पूरा गांव फिर उसके पास में भी नहीं आएगा। अगर मैं भी इसमें फ्लॉप्स हो जाता तो मेरे हमारे क्षेत्र में भी यही होता।
जैसे कई जगह ये फ्लॉप्स हुए हैं, तो उनका मैं कारण बता दूं कि ये फ्लॉप्स उन्हीं लोगों के हुए हैं जिन लोगों के पास में अथाह पैसा था। उन्होंने एक सब्सिडी के कारण से उनको ले लिया और उन्होंने अच्छी तरह से केयर नहीं की और वो फट गए, या आंधी तूफान से किसी भी आपदा विपदा से, तो उन्होंने उनका सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास में तो पहले ही अथाह पैसा था। हमारे इस मिनी इजराइल में ज्यादातर वो किसान हैं जिन्होंने आजीवन गरीबी देखी है और उनको पैसे की जरूरत थी, और वो एक दूसरे को देख देख करके इसमें शामिल होते गए, और आज बिगर सब्सिडी भी हमारे क्षेत्र में 300 एकड़ में पोली हाउस लग चुके हैं। तो वो एक एक दूसरे को देख करके इसमें आगे बढ़े हैं, किसी के कहने से नहीं बढ़े हैं भाई मैंने बोल दिया और वो आगे बढ़ गए, मेरा फायदा देख करके उसमें शामिल हुए हैं। तो ये मतलब दो कारण है इसके, कि जो फ्लॉप्स हुए हैं वो ज्यादातर जिनको जरूरत नहीं थी पैसे की, वो अनुदान के चक्कर में उन्होंने लगा लिया और फिर उसकी केयर नहीं की, और उन्होंने मजदूरी पे आदमी रखे, मतलब तनख्वाह पे आदमी रखे। अगर वो उनको बटाई पे अगर देते तो मेरे हिसाब से वो भी सफल होते। और अगर इसके अलावा भी कोई मेरे से अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसी का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जी आदरणीय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है कि हम समय के साथ, तकनीक के साथ इनका सदुपयोग करके अगर जो अनुदान मिलने वाला है, कृषि क्षेत्र में जो अनुदान मिलने वाला है, अगर उसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग भी इस रूप से कि हमारे साथ जो कृषि कार्य करने वाले हैं, जैसे आपने कहा कि आप मजदूरों को नहीं बल्कि शेयर होल्डरों को खड़ा करते हैं, भागीदारों को खड़ा करते हैं, तो उससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो भागीदारों की, जो आपके साथ कार्य करने वाले आपके साथी हैं, उनमें एक आत्मविश्वास जगता है, और दूसरा वो एक मजदूरी तक सीमित न रह करके वो कृषि कर्म को उद्यम मानते हैं और इस उद्यम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सफलता आपने आगे बढ़ाई है, ये सफलता का राज भी है। हाँ, जहाँ लोगों ने अनुदान के लालच में कार्य करने की मंशा जताई है और आगे बढ़े हैं, वो केवल अनुदान तक सीमित रहे, उन्होंने वो अनुदान रफा दफा किया और वहीं के वहीं रहे, ये असफलता का कारण बना, ये आपका कहना है। और आपने संरक्षित खेती को आगे बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर जो भी तकनीक इसमें पॉली हाउस है, इरिगेशन की माध्यम है, इनको आपने आगे बढ़ाया है, और इन तकनीकों की आवश्यकता छोटे से छोटे किसान को भी बहुत आवश्यक है, ताकि वो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर सके, सुरक्षित उत्पादन कर सके और कम लागत के साथ उत्पादन कर सके। और इसी क्रम में आदरणीय सदस्यों का कोई प्रश्न हो तो मैं पुनः आपकी पास आना चाहूँगा। आदरणीय खेमाराम जी, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उन लोगों के लिए सूचना कि जो अभी अभी जुड़ रहे होंगे जी, उन सदस्यों के लिए। और आदरणीय खेमाराम जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान की जयपुर में। और आदरणीय शैलेश यादव जी, अपने परिचय के साथ मुख्य अतिथि जी से संवाद करें। आपका स्वागत। जी, आदरणीय शैलेश यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद नेटवर्क में नहीं है। आदरणीय गजानन पवार जी महाराष्ट्र से हैं और एक ओम जी। जी हाँ जी, शैलेश सर आप ये सदन को प्रणाम। आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही? जी पवार जी, आप अपनी बात रखिए और आपके बाद शैलेश यादव जी बात करेंगे। जी जी। अपने मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट में आकाश चौरसिया करके आप शायद अपने सदन में आए हुए भी है वो, तो उन्होंने ये कि जैसा आज के प्रमुख अतिथि जी ने वो पॉली हाउस का बताया, तो उसी टाइप का एक सस्ते पैसे में मतलब बाम्बू ला के उसके ऊपर तार ओढ़ा के उनका एक मॉडल है, और उसमें काफी अच्छे पैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें हर तरह की फसल रहती है, पपीता रहता है, बेल रहता है, सब मतलब। और 5 लेयर फार्मिंग है उनकी। तो अपने सागर डिस्ट्रिक्ट के है वो, और शायद
अपने सदन में एक आध बार उनका ये कार्यक्रम भी हुआ होगा मुख्य अतिथि के रूप में, अगर मेरे नॉलेज में तो है हुआ करके, पर वापस एक बार उनको भी और जोड़ा जाए ये मुख्य अतिथि के रूप में। तो वो अपने मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश से काफी कुछ किसान अपने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप जाके भी देख सकते हैं। और ये अनुदान वाली चीज भी हट जाती है उसमें से और पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता। वो राष्ट्रपति से मेरे ख्याल से सम्मानित भी है, जवान है अभी, 30-32 साल की उम्र होंगी उनकी। आकाश चौरसिया उनका नाम है। मेरा इतना ही सुझाव था। जी जी जी, धन्यवाद। आकाश चौरसिया इस मंच पे मैं दिनेश जी, आकाश चौरसिया जी पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी थे हमसे पहले। वो जिस जगह मैं काम देख रहा हूँ उनको उसी प्रशिक्षण की वजह से संगठन से मुक्त किया है और वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं संगठन का काम देख रहा हूँ। आकाश चौरसिया सागर के हैं और पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी रहे। जी जी। और विगत में आकाश चौरसिया जैसे कि आपने योगाहार मंच पर आ चुके हैं हमारे जी आकाश चौरसिया जी। जी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इन्हीं सी जानकारी के साथ ही, यानी जो आदरणीय गजानन जी पवार साहब की बात थी कि वो कह रहे थे कि जो 5 लेयर तकनीक के आधार पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर सुझाव है आपका। हाँ, आज की हमारे मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद करेंगे शैलेश सर जी। स्वागत है आपका सर। ओम जी, सभी को प्रणाम। मैं भाई साहब से जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत इस तरीके से करनी होगा, तो शुरुआत में किसान को कितना लगाना पड़ेगा, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी किसान को अपने यहाँ ये शुरुआत करने के लिए? जी, आपका प्रश्न कुछ ये समझ में आया नेटवर्क के कारण कि शुरुआती दौर में जब आपने इस तकनीकी में प्रवेश किया तो किस तरह से किया और कितना खर्चा इसमें आया, संभवतः यही प्रश्न कर रहा होगा। जी 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 सर, मेरे से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि देखो, डर हर चीज का होता है और महंगा सौदा था ये। मतलब 40 लाख रुपए किसान को लगाने के लिए बहुत बड़ा डर होता है, ना किसान के पास में इतना पैसा होता है। मेरे जुनून था और जुनून के कारण से मेरे जो शुरू में जो लोन कराने की प्रक्रिया थी वो सभी बैंकों ने मना कर दी थी। और आज वही दौर देखो, आज सारे बैंक वही हमारे पास में आकर के बोलते हैं कि आप एक ही बैंक से क्यों लोन दिलवाते हो, जबकि मेरा उस टाइम पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन करके वो सहयोग किया था जितना हमारे वैज्ञानिकों ने सहयोग किया था, क्योंकि कोई भी बैंक रिस्क नहीं लिया था किसान के ऊपर। एक बैंक ऑफ बड़ौदा था जो मेरे को ये रिस्क लेकर के मेरे को लोन दिया और आज उनकी बदौलत हमारा एरिया मिनी इजराइल बना। तो मैं आपके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मुसीबत में सहयोग करता है उस वही सच्चा साथी होता है। तो उस टाइम पर हम मुसीबत में थे। जिन बैंकों में हमारे पहले केसीसी चल रही थी सभी बैंकों ने मेरे को मना कर दिया था, और आज वही बैंक जिन्होंने मना किया वो हमारे क्षेत्र में आकर के बोलते हैं कि हमारा भी कुछ किसानों को लोन दिलवाइए। तो ये तकनीकी है, तकनीकी में पैसा दिखा तो देखो, अच्छे के लिए तो सभी साथी बन जाते हैं, परंतु बुरे वक्त के लिए कोई भी साथी बनने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि शुरू में आपको डर होगा, मेरे को भी डर था। मेरे को ये कभी नहीं था कि मैं इस सफलता को पा पाऊंगा, क्योंकि सब लोगों ने ये बोल दिया था कि इसके 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया और ये इसकी जमीन बिक के रहेगी। और जब पैदावार हुई तो सभी लोगों के ऑटोमेटिक ही मुंह बंद हो गए और सारे के सारे मेरी तरह वो भी मुख्य धारा में आ गए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये संरक्षित खेती जो तकनीकी से सदुपयोग लेकर के आप अगर करोगे तो कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगी। केवल सोच पॉजिटिव रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, अपने वैज्ञानिकों का ज्ञान लेते रहो। वैज्ञानिकों के अलावा अपन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अनुभव हमारे लिए सर्वोपरि होता है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कहीं पे भी अब ज्यादा
कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज का वीडियो बना बना करके आपके पास में मैं डालता रहूंगा, कि जो मैं करता हूँ ना वही मैं आपके पास में डालूंगा। तो आप वो वीडियो देख करके कई समस्याएं, कई बीमारियां, अब जैसे हम तो 10 साल हो गए, तो हमारे को तो पोलियो हाउस में घुसते ही पता पड़ जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन सा फास्फोरस ज्यादा है या नाइट्रोजन ज्यादा है। तो वो सारा चीज अनुभव से मिलता है, और हमने पिछले 10 साल से अनुभव ये प्राप्त किया है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी हमारे किसान का, देश का किसान अगर इस संरक्षित खेती में घुसने की कोशिश करता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे वीसी साहब जो वाइस चांसलर जोबनेर एग्रीकल्चर, वो हमारे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और वो चाहे, अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ, क्योंकि किसानों के लिए रहने ठहरने की सुविधा नहीं है। अभी हमारे कमिश्नर साहब आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम आपके यहाँ जो बाहर के किसान हैं उनको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ रहने करने की, ठहरने की सुविधा करवाएंगे। तो हम उनका भी अभिवादन करते हैं कि जो उनकी एक पॉजिटिव सोच आई है कि किसान को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं मिले, यहाँ हमारे जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल ज्ञान का भी अनुभव हो साथ में। तो वो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, और हम आशा करते हैं कि हम जल्द ही पूरे देश के जो भी किसान यहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान, किताबी ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हो, परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान जो अनुभव होता है ना, वो आपको खेती करने से ही मिलेगा। और कुछ आप ये भी मत सोचना कि शुरू में कोई नुकसान लग जाता है, तो वो नुकसान ही सबसे बड़ी सीख देता है। मेरे 60,000 रुपए की शुरू में पौध मरी थी, वो पौध मेरे को वो सीख दे गई कि आज मैं, मेरे उसके बाद में कभी भी पौध मरने का चांस हुआ ही नहीं। तो बड़ा नुकसान ही सबसे बड़ा फायदा देता है, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है, और वो हमसे भी हुई। और हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे को वो गलतियों का एहसास करवाया, और आज जिस मुकाम पे हैं वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और देश सारा प्रोग्रेस करे, इसी के साथ में मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। शैलेश सर का प्रश्न था, और साथ में अन्य लोगों का भी चैट बॉक्स में प्रश्न है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर और ये मांगने की बात है। आदरणीय खेमाराम सर का जो मोबाइल नंबर है वो हम योगाहार के ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और इस माध्यम से आप अपनी पोस्ट यानी श्री खेमाराम सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेंगे, और उनके वीडियो भी प्राप्त हम कर सकते हैं। ये दोहरा फायदा हमें होगा। समय की कमी के कारण मैं अन्य हैंड रेज जो है नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर रोशनलाल सर केबी के मध्य प्रदेश से हैं, और उनका हैंड रेज काफी समय से है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना संवाद रखें। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय। हमारे आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। निश्चित रूप से आपके जो प्रयास है वो बहुत भागीरथी प्रयास है, और ये किसानों के लिए एक मार्गदर्शक तो है ही, आगे बढ़ने प्रेरणा देते रहेंगे। मेरा एक ये प्रश्न था, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, क्योंकि ये प्रयास पूरे देश में हो रहे हैं, मतलब हमारा हाईटेक हॉर्टिकल्चर के। एक आपने जो चीज बताई नरेगा को इससे जोड़ने का जो आपने बताया, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि ये अभी कहीं नहीं है। अगर राजस्थान में है तो ये निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है, क्योंकि ये इसके लिए लगातार बात होते जा रही कि कृषि जो मनरेगा है उसको कृषि से जोड़ा जाए। तो अगर ये आपके यहाँ हुआ है तो कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी सर, ये मेरे से संबंधित है। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे राजस्थान में भी अभी जुड़ा हुआ नहीं। मैंने प्रस्ताव दिया था, क्योंकि नरेगा का नाम लेना ही राजनेता मतलब अच्छी चीज नहीं मानते हैं, परंतु मैंने एक सुझाव भेजा था कि जो नरेगा में काम करने वाले आदमी हैं वो मिट्टी इधर की इधर डलवाते हैं, बिगर फालतू में पैसा बर्बाद करते हैं। तो उन हर पंचायती स्तर पे अपन सरकार पैसा दे देगी, अनुदान से पोलियो हाउस बना दे, और जो नरेगा में जो काम करने वाले वो मजदूर हैं उनको हिस्सेदार बना दे। उसमें हिस्सेदार से क्या होगा कि वो अपना काम तहे दिल से करेंगे, उनके पैसा ज्यादा आएगा, तो वो एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हर पंचायती स्तर पे सरकार एक एक पोलियो हाउस लगा करके, उनका कोऑर्डिनेट मैं करूंगा, मैं उनको सहयोग करवाऊंगा या मेरी टीम भेजूंगा वहां।
अगर एक बार उनको 1 एकड़ से 10 से 15 या 20 लाख रुपए की इनकम एक साल में मिल जाती है, तो फिर वो नरेगा वाला आदमी कभी नरेगा में जाने की सोचेगा ही नहीं, वो भी पोली हाउस लगाने के लिए। आज जो दोसा के पास में लाल शोट है, हमारे इस मिनी इजराइल में ज्यादातर वहां की लेबर थी जो बिल्कुल उनकी कोई कदर ही नहीं थी। आज वहां लाल शोट में मेरे जो शुरू में जो काम करने वाला आदमी जो सीरी आया बटाईदार, उसके कम से कम 4 पोली हाउस 3 साल उसने मेरे यहाँ काम किया। उसका भी एक वीडियो आ रहा होगा। उसने भी ये कहा है कि मैं खेमाराम जी के जयपुर में वहां जाकर के 3 साल तक सिर रखा और वहां जाकर के उसने इतना पैसा कमाया यहाँ मेरे से, तो उसने अनुदान भी नहीं लिया और अपने पैसे से वहां जाकर के पोली हाउस किया। और आज वहां लाल शोर जो दोसा है उसमें भी 70 से 80 एकड़ में संरक्षित खेती हो रही है। तो एक दूसरे से देख करके अब उनको विश्वास हो गया, पहले तो उनको विश्वास ही नहीं था। तो ये विश्वास करना जरूरी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो उन्होंने यहाँ आए, वो उन्होंने पैसा कमाया, सब कुछ जानकारी ली, सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए। तो ये काम करने से एक्सपर्ट होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक आपने भाग अपना हिस्सा वाला कुछ बताया था कि किसान जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको उनकी हिस्सेदारी मिलती है, वो उससे संदर्भित भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। 1/4 तो 1/4 हिस्सा देते हैं हम। जो भी खर्चा होता है वो हमारे मालिक का होता है, और जो बटाई पे काम करने वाला होता है उसको 1/4, जैसे 10 लाख रुपए में से उनके 2.5 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा हो जाता है। मेहनत उनकी होती है, सारा का सारा काम वो करते हैं, खर्चा हमारा होता है, ट्रैक्टर की बाजुताई, जो भी गोबर की खाद डालते हैं वो, जो भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, सारा का सारा खर्चा हमारा खुद मालिक का होता है। उनका केवल उनकी केयर होती है, तुड़ाई, निराई, पुर्निंग, मतलब धागा निकालना, धागे पे बेल को छड़ाना, वो सारा का सारा मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। तो उनके, क्योंकि उनका हिस्सा होने के कारण से पहले वो मेरे मजदूरी में काम करते 3 आदमी, उतना काम तो अभी 1 आदमी कर रहा है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। जो वो 300 या 400 रुपए की दिहाड़ी करता था, उसी आदमी को आज 2000 या 5000 रुपए पर डे मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेगा। तो हिस्सा होने के कारण से वो अपनी फसल को भी केयर करता है, क्योंकि उसका भी चौथा हिस्सा होता है। अगर एक पेट टूटता है तो उसके भी दर्द होता है, मजदूर के पेट टूटने से कभी भी दर्द नहीं होगा। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने जो बात कही है, निश्चित रूप से ये आगे ले जाने वाली बात है। चूंकि क्या है, दूसरी खेती में तो होता है, पर जो पॉली हाउस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हिस्सेदारी की बात हो रही, तो ये निश्चित रूप से ये प्रयास बहुत आगे जाएगा। और चूंकि छोटे किसान इस चीज को नहीं कर पाते, उनको अगर हिस्सेदारी मिल रही पॉली हाउस में, तो निश्चित रूप से ये जो आपका तरीका है काम करवाने का, काम करने का, ये आगे देश में फलेगा फूलेगा, ऐसी मेरी ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्रयास के लिए। जी जी, नमस्कार। धन्यवाद। और आपने डॉक्टर रोशनलाल सर ने सही कहा है कि जो आज के मुख्य अतिथि जी के माध्यम से पूरी चर्चा में जो महत्वपूर्ण पहलू आया है, वो उनका संदेश इस तरह से है कि मजदूरी नहीं हिस्सेदार बनाओ, मजदूर नहीं हिस्सेदार बनाओ। और ये एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य मजदूर को, दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति को, ये इससे बड़ा सबल क्या मिल सकता है, इससे बड़ा प्रोत्साहन क्या मिल सकता है, सहयोग क्या मिल सकता है कि वो एक सहयोगी के रूप में कार्य करे और ये समझ के कार्य करे ये मेरा कार्य है। ये नहीं कि वो मजदूरी बनाई और चले गए। और इससे मजदूर जिसे हम कह रहे हैं उसका जीवन भी समृद्ध हो सकेगा। और ये बात जो आपने मनरेगा वाली कही है, ये जो सहयोगी वाली कही है, वास्तव में हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो अधिकारी वर्ग हमें सुन रहे होंगे अभी इस लाइव वार्ता को, और साथ में लिंक भी सुनेंगे, तो पॉलिसी मेकर्स को, राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को भी आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि एक सूत्र दे रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी बात के साथ मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास वापस पहुंचता हूं कि वो वहां तक आवाज पहुंच रही है, तो एक आज का फाइनल कमेंट आप करें ताकि उसके बाद हम आदरणीय रंजना बहन तक पहुंचे और वो सभी का धन्यवाद अदा करें। आदरणीय मुनीलाल सर।
जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का शेष रह गया है। मैं चाहूंगा कि उनका अनुभव अपन सुन लें। तो आदरणीय गुरु जी, जो रमेश चंद्र मेहरा जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में कार्य करते हुए होने के बाद रिटायरमेंट लिया और उसके बाद संकल्प लिया कि मैं ऐसे सहयोगी उत्पन्न करूंगा, तैयार करूंगा, जो कि कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें। वो किसानों को जोड़ते हैं, छोटे और बड़े किसानों को, सबको लेकर आगे चलते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हार्दिक स्वागत। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही। साथ में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के हित की है। अभी तक मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में रहता हूँ और कृषि से जुड़ा हूँ और शिक्षक होते हुए भी कुछ न कुछ मैं देखते रहता था। हमारे नर्मदापुरम में जितने भी ये पॉली हाउस बने थे सबके सब समाप्त हो गए और उससे एक नेगेटिव वातावरण यहाँ पर बन गया है। लोग अब इस तरफ सोचते भी नहीं हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों ने इनको समाप्त कर दिया है। अब वो क्या कारण हो सकते हैं, एक तो सर ने बताया वो भी कि हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। दूसरी बात, आपने जो कहा था कि हम लोग जो है जैविक की ओर जब जाते हैं तो दवाई बाहर से जब दवाई लाते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता, ये बिल्कुल बहुत सही बात है। और अभी हम लोगों ने योगाहार के माध्यम से नर्मदापुरम के 10 किसानों ने फार्म लैब बनाने का एक प्रशिक्षण लिया। यह प्रशिक्षण हमारे केबी के गोविंद नगर जो है नर्मदापुरम में, वहाँ से हमको ये प्रशिक्षण दिया गया है। इसके पहले हमने यही प्रशिक्षण जो है पूना में जाकर के डॉक्टर संतोष चौहान जी से लिया था। उनसे सीख करके हम स्वयं अपना खुद का ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं, बवेरिया बेसियाना को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हमको जो मदर कल्चर है वो जबलपुर यूनिवर्सिटी से मिल रहा। तो इस तरह से जब हम स्वयं बनाते हैं तो उसके रिजल्ट इतने अद्भुत आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और गौरवान्वित है कि हमारी मिट्टी 4 महीने में ही बहुत सुधरने लगी है। और ये हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने घर ही बना रहे हैं। और न अब धीरे धीरे किसान लोग भी जो हमारे साथी है जो जुड़ते हैं वो स्वयं भी हमसे भी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी सहयोग करें, तो हम उनको भी ये बना करके उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण जो है बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम समय में 3 दिन के प्रशिक्षण में आप इन बातों को सीख सकते हैं और अपने यहाँ पर स्वयं ही बना सकते हैं। इस तरह से हम नर्मदापुरम में ये प्रयास कर रहे हैं। ये योगाहार की देन है कि हम लोग जो है इसके माध्यम से ऐसे ही हमारे मुख्य अतिथियों के मुख से हमने सुना कि इस तरह से ये होता है और हमने उसको अमल में लाने का प्रयास किया। अब हम 10 यूनिट यहाँ पर नर्मदापुरम में बना रहे हैं। जी ओम, धन्यवाद। और सर मेरा ये प्रश्न था आपसे कि सर जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जो आपके बटाईदार सहयोगी होते हैं, या आप क्या आप इस तरह से जो नए लड़कों को प्रशिक्षण देंगे तो वो लगभग उनको कितना समय रहना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप बताएं। तो क्या है कि जैसे मान लो कोई युवा है, हम आप यहाँ से उनको वहाँ भेजें तो वो कितने दिन में इस तरह से इस बातों को समझ पाएगा। जी ओम। जी सर, मैं आपको बता दूं कि वो सीखने वाले के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है और बड़ी चीज नहीं है। सीखने वाला तो मेरे से हो सकता है कि मैं 5 या 10 रोज में सिखा दूं पूरा। और अभी मैं आपको बता दूं कि यूपी के 2 किसान आए हुए हैं, उनके वो जुनून है। मेरे पास में तो रोज किसान आते हैं परंतु हम यहाँ अलाउ भी नहीं करते हैं ज्यादातर किसानों को। तो 2 यूपी के किसान है, एक ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण हमारा कुल देवता मानते हम उस जाति को। तो ब्राह्मण होकर के वो खेती का काम सीखने के लिए आया हुआ है और उसको मैंने बटाई पे रखा है। एक कुमाऊं समाज से है तो वो इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो लड़का मैंने उनको हिस्सा ही दे दिया इसमें। तो वो अभी
अब उनके पास में क्या है कि दो चीज हो गई, वो मतलब पैसा भी आएगा और उनको ट्रेनिंग भी हो जाएगी, दोनों चीज हो जाएगी। तो जी ज्यादा किसानों को तो हम यहाँ नहीं रोक सकते, परंतु जो जरूरत होती है, जो जुनूनी किसान होता है ना, उसी को हम रोक करके यहीं एक दो रोज में हमारे को पता पड़ जाता है कि ये आगे बढ़ने वाला किसान होता है, उसको तो हम यहाँ किसी के भी बटाई पे हम रखवा देते हैं। और जी अगर जी जी जो काम चोरी करता है उसको हम 2 या 3 रोज में हमारे को पता पड़ जाता है। हमारे जो काम करने वाले जो इसीरी होते हैं, हिस्सेदार बटाईदार, वो हमारे को पूरी सूचना दे देते हैं कि ये चलने वाला होता है या नहीं चलने वाला होता है। जी तो जी कई जी लोग आते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की, कि हम वैज्ञानिकों का सहयोग भी लेंगे और हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी उनको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखो, पूरा समर्थ तो किसान तभी हो पाएगा जब वो अपने एक फसल अपने हाथों से कर पाएगा, उसको जी सारी चीज हो जाएगा। जी 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 ओम सर, धन्यवाद सर। जी आदरणीय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। और वास्तव में जो बातें आज के मुख्य अतिथि जी के माध्यम से आई हैं, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए, हमारे कृषि शिक्षा के लिए, हमारे कृषकों के लिए, और हमारे जो नवोन्मेषी जो नए खेती कर रहे नए युवा हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने। और निवेदन है आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से कि आप अपनी बात रखें, और तत्पश्चात आदरणीय रंजना बहन जी सभी का धन्यवाद करेंगी। जी जी आदरणीय दिनेश जी, धन्यवाद। समय लगभग 8:40 हो गया है, समय जवाब दे चुका है। और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं सभी किसान भाइयों के ओर से, युवाहर परिवार की ओर से आदरणीय खेमराज जी का, कि आप आए और आप आते रहे। इस प्रकार का अनुभव हम सब शेयर करते रहेंगे। ये स्वैच्छिक कार्यक्रम इसी तरह से बढ़ता रहे, किसानों को समृद्ध और सुखी बनाने के लिए यह कार्यक्रम लगातार संचालित है। यह 1000 दिन की ओर बढ़ रहा है, और आप सबका सहभागी और सहयोग और करते रहे। आदरणीय हमारे आज के वैज्ञानिक शैतान सिंह जी और आदरणीय दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना जी आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। रंजना जी मराठी में आभार ज्ञापित करेंगी सर आज? रंजना जी दिख नहीं रही है नहीं अभी क्लास में। आप आभार ज्ञापित कर दें रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम। सदन बहुत अच्छा चला, और एक नए विषय के में हमने आज पदार्पण किया, और किस तरह से हम अपने छोटे किसान या बड़े किसान सब मिलकर के अच्छा काम कर सकते हैं, इसका उदाहरण आपने पेश किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत आभार। अनिल राय जी, आपका भी बहुत आभार। भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सैनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशनलाल जी, डॉक्टर शैतान सिंह जी, गजानन बाजड़ जी, कल्पना जी, कृष्ण कुमार जी, कुमार बब्बन सिंह जी, ओमकार नाथ जी, प्रणाली मराठे जी, प्रतिभा राजे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रामाधार जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह जी राजपूत, सानू संजू जी, शरद वर्मा जी, श्रीकांत झोपे जी, उमा शंकर जी, विनायक जी, और योगाहार टीम आदरणीय पवन कुमार जी, दिनेश सैनवाल जी, आदरणीय मुन्नी लाल जी, रंजना जी, आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया। जी ओम। बहुत सारे प्रश्न हुए, वो बहुत ही अच्छे रहे। निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने वहाँ जाकर के पूना में जाकर के प्रशिक्षण लिया और कुछ नया किया, हम ये सोचेंगे कि यहाँ से भी हम कुछ साथियों को आपके यहाँ भेजें और उनको भी इस तरह से प्रशिक्षण मिले और वो कुछ यहाँ आकर के कर सके। तो इसके लिए आप हमारा सहयोग करेंगे। जी ओम। धन्यवाद। जी ओम। सभी का आभार। जी आदरणीय जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप निरंतर किसान अपने जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़े,
इसमें विचार करते हैं और किसानों को जोड़ते हैं। और हम आशा और साथ कह सकते हैं कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय खेमाराम जी हैं, उनके सहयोग से हमारे बहुत सारे किसान जो कि जुझारू हैं वो नई तकनीक सीख सकेंगे और इस योगाहार और इसके उपकरणों के माध्यम से हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से जुड़ सकेंगे और हम किसानों की समृद्धि, उपभोक्ताओं की समृद्धि और विश्व मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद पुनः आदरणीय मुख्य अतिथि जी का। आपने समय दिया और आपकी व्यस्तता के बावजूद ये समय हमें पर्याप्त समय मिल पाया और आगे भी निवेदन रहेगा कि आप उपस्थित होंगे, मार्गदर्शन देंगे। और आदरणीय नितिन सिंह सर का भी बहुत धन्यवाद, वो उन्होंने संपर्क कराया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। सभी को प्रणाम। ओम सभी को नमस्कार। आपसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय खेमाराम सर जी, आप सुन रहे हैं? योगाहार के जितने भी टीम जुड़ी हुई है, आपकी सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि जो तरक्की हमारे एरिया ने और जो तकनीक का सदुपयोग हमारे विभाग के अधिकारियों ने जो किया है, वैसा का वैसा ही आपके क्षेत्र में भी ये विकास हो और जो उन्नति हमारे किसानों की तरक्की हुई है वो पूरे भारत में फैले। क्योंकि अभी हमारे देश में